हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग चैनल को शेयर व वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय होगा थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अच्छी आदतों का निर्माण कैसे होता है? या आप लोग सर्कस गए होंगे, सर्कस में देखा होगा हाथी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, या विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर जो होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं। ठीक है, या बच्चों में कोई भय हो तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, भाषा का ज्ञान किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ सोचा है? आपके मन में प्रश्न आया है? यदि आया है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपका पूरा फिनिश होने वाला है। वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को दो पार्ट में नहीं किया जा सकता। यदि हम वीडियो को दो पार्ट में आपके सामने लाएंगे तो आपको ये सिद्धांत समझ में नहीं आने वाला। तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इसके तीन नाम हो गए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये नाम कैसे पढ़े इसकी चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले आप जो फिगर देख रहे हैं, जो आप एक चित्र देख रहे हैं, ये किस महान हैसियत की है? तो इस महान हैसियत का नाम है इवान पी पावलोव। क्या नाम है इस महान हैसियत का? इवान पी पावलोव, जो क्या थे? एक रूसी पशु वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? ये रूसी पशु वैज्ञानिक थे जिनका नाम है इवान पी पावलोव। ओके, तो इन पर चलते हैं, कुछ बात करते हैं। ये इनका क्या नाम है? इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पी पावलोव भी को शॉर्ट में बोलते हैं। ये कौन थे? तो ये रूसी पशु वैज्ञानिक थे, रूसी पशु वैज्ञानिक, जिन्होंने डाइजेशन पर विभिन्न प्रकार से उस पशुओं पर प्रयोग किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1904 में इन नोबेल पुरस्कार से डाइजेशन पर कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बेसिकली इन्होंने पशु वैज्ञानिक थे और इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन इनकी जो ये थ्योरी है वो एजुकेशन के लिए भी क्या हुई? एजुकेशन के लिए भी वरदान सिद्ध हो गई। एजुकेशन साइकोलॉजी में वरदान सिद्ध हो गई, जिसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी में यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी की ओर। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पी पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पी पावलोव, also known as respondent conditioning, conditioned reflex or conditional response or Pavelian conditioning। ये थ्योरी इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी, जो क्या थे? एक फेमस रशियन साइंटिस्ट थे, एक रशियन वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सन 1904 में। एक बात यहाँ पर आपको और याद रखने वाली है कि ये रूस में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं में रूस में इनका प्रथम व्यक्ति में नाम आता है। ठीक है, शिक्षा जगत में इनकी थ्योरी का निदान के रूप में उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं इस थ्योरी के नामों पर चर्चा करते हैं। तो आपको क्या बताया कि इस थ्योरी को हम रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग, कंडीशनल रिफ्लेक्स रिस्पांस और पवेलियन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधन। ठीक है, और इसका एक नाम क्या बताया गया? शास्त्रीय अनुबंधन। क्या बताया गया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो आप लोग हिंदी में जानते होंगे कि शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय का मीन्स होता है प्राचीन। शास्त्रीय का मीन्स क्या होता है? प्राचीन।
तो इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि अगर हम एजुकेशन थ्योरी में बात करें तो सबसे पुरानी जो थ्योरी है जिसको एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया वो क्या थ्योरी है, इवान पावलोव द्वारा दी गई थ्योरी अनुबंधन सिद्धांत है। इसलिए हम इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अधिगम का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इसे हम क्यों कहते हैं। अब इसका एक नाम और है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब बात करते हैं इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं। इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं या कंडीशनिंग थ्योरी से क्यों कहा जाता है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि अनुकूलित अनुक्रिया में होता यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है उस प्रयोग में बेसिकली क्या होता है, भोजन होता है और भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लार आती है। भोजन को देख के एक स्वाभाविक क्रिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा स्वादिष्ट भोजन देखता है तो उसके मुंह में क्या आती है, लार आती है। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। बट इस लार आने की क्रिया को घंटी के साथ क्या किया जाता है, अनुबंधित किया जाता है। किसके साथ अनुबंधित किया जाता है? घंटी के साथ अनुबंधित किया जाता है। इसलिए हम इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किया जाता है। तो घंटी के साथ इसका अनुकूलन किया जाता है। घंटी के बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। इसलिए घंटी के साथ अनुकूलन होने के कारण या नेचुरल स्टिमुलस के साथ अनुकूलन होने के कारण हम इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इतना सीखा कि इवान पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्यों कहते हैं या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, इसे पवेलियन कंडीशनिंग के नाम से, पवेलियन पावलोव अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब चलते हैं इस प्रयोग के बारे में। तो पावलोव ने जो स्टडी की, पावलोव ने स्टडी करने के लिए क्या किया, इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो थॉर्नडाइक में आपने प्रयोग किया था तो थॉर्नडाइक में क्या थी, भूखी बिल्ली थी। स्किनर के प्रयोग में क्या होता है, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर का प्रयोग किया। दोनों प्रयोग में क्या थे, भूखी बिल्ली भी स्वतंत्र थी और अनुक्रिया करने के लिए, और आपके जो चूहे स्किनर के प्रयोग में या कबूतर थे वो भी स्वतंत्र थे अनुक्रिया करने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर ये कुत्ता है, कुत्ता इस प्रकार से एक शिकंजे में बंधा हुआ है। कुत्ता क्या है, इस प्रकार से एक शिकंजे में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। और पावलोव ने क्या किया था, इस कुत्ते की लार ग्रंथि से क्या कर दिया था, एक पाइप लगा दिया था। एक इस प्रकार से इस लार ग्रंथि से क्या कर दिया था, एक पाइप लगा दिया था। जो लार निकलती थी वो इस तरीके के जो अपार्टस था यहाँ पर संयोजित होता था। इस अपार्टस में क्या करते थे, हम लार का मापन करते थे कि भोजन को देखने से कुत्ते के मुंह में कितनी लार आई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक दर्पण था या कोई स्क्रीन थी जिसके माध्यम से हम इसका क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने एक अरेंजमेंट किया, कुत्ते को बांध दिया, एक शिकंजे में कर दिया, ये शिकंजा है, और कुत्ते के सामने एक दर्पण लगा दिया। उस दर्पण से क्या कर सकते थे, हम लोग देख सकते थे कि देखा जा सकता था कि कुत्ता कैसी अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये, और उसके सामने क्या दिया गया, भोजन दिया गया। क्या दिया गया, भोजन। ये भोजन रखा हुआ है इसके सामने। तो इस प्रकार से एक क्या किया गया, समायोजन किया गया। इसे हम क्या जानते हैं कि पावलोव के शिकंजे में अनुबंधन के लिए कुत्ता। तो यहाँ पर ये क्या है, पावलोव के शिकंजे में अनुबंधन के लिए कुत्ता। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया। अब हम चलते हैं इनके सिद्धांत की ओर। ठीक है, इनके प्रयोग की ओर। तो इन्होंने पहले प्रयोग से पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी कंडीशनिंग। आपको कंडीशनिंग के बारे में अभी बताया, फिर से भी बता दे रहे हैं। A stimulus that initially produces no response can acquire the ability to produce one। ठीक है, कोई ऐसा उद्दीपक जो प्रारंभ में
उसको देखकर कोई अनुक्रिया नहीं होती है, लेकिन बाद में उसको देखकर अनुक्रिया करने की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कुत्ता पहले घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है, लेकिन बाद में एक बार अनुबंधन हो जाने पर घंटी के बजने पर भी क्या आती है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ए स्टिमुलस क्या करता है, इनिशियली कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन आफ्टरवर्ड्स क्या हो जाती है, उसमें रिस्पांस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, लर्निंग अकर्स थ्रू पेयरिंग इन वन टाइम एंड प्लेस ऑफ वन स्टिमुलस विद अनदर स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस ए रिस्पांस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अधिगम होता है, पहले एक पेयरिंग इन टाइम करते हैं वो वन स्टिमुलस के साथ, और उस वन स्टिमुलस के साथ हम अनदर स्टिमुलस को क्या कर देते हैं, सिर्फ प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये किस प्रकार की एसोसिएटिव शिफ्टिंग का एक प्रकार है, बट द रिस्पांस इज इनवॉलंटरी। लेकिन रिस्पांस क्या होता है, अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ कंडीशनिंग से बात करते हैं, उसके बाद हम इनके प्रयोग को देखेंगे। अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसको हम यूएस और यूसीएफ के नाम से भी जानते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक। क्या नाम जानते हैं इसका हिंदी में, तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक, ऑब्लिक इसको बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक। ओके, प्रोड्यूसेस ए रिफ्लेक्सिव रिस्पांस विदाउट लर्निंग, बिना किसी अधिगम के एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। तो जो आपका स्वाभाविक उद्दीपक होता है, स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब क्या हो गया, जैसे भोजन, तो भोजन को देख के आप क्या क्रिया करते हैं, कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो भोजन क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, जिसको हम यूएस से या यूसीएफ से शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, अनकंडीशनड रिस्पांस। अनकंडीशनड रिस्पांस का मतलब होता है स्वाभाविक अनुक्रिया इसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अननुबंधन अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया या अननुबंधन अनुक्रिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको यूआर और यूसीआर से डिनोट करते हैं। ठीक है, द रिस्पांस दैट अकर्स टिपिकली रिफ्लेक्स इनवॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे जो चीजें देख के, उद्दीपक को देखकर जो रिस्पांस स्वतः जो रिस्पांस जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड रिस्पांस। जैसे भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो लार का आना कौन सा अनुक्रिया हो गई, ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई या अनुबंधन अनुक्रिया हो गई। तो आप लोगों ने दो टर्मिनोलॉजी समझा, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पांस। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, उदासीन उद्दीपक को हम किसे कहते हैं, ए स्टिमुलस नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अनकंडीशनड रिस्पांस। ठीक है, ऐसा कोई उद्दीपक जो अस्वाभाविक अनकंडीशनड मींस अस्वाभाविक रिस्पांस या अनुबंधन अनुक्रिया करने में कैपेबल नहीं है, नॉट कैपेबल मीन्स जैसे मान लीजिए अगर प्रारंभ में घंटी बजाई जाती है तो घंटी को की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है, तो ये क्या घंटी क्या हो गई, ये न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। लेकिन एक बार अनुबंधन हो जाने पर घंटी को देखकर क्या होती है, घंटी जब की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आती है। तो ऐसा स्टिमुलस, ऐसा उद्दीपक जो अनकंडीशनड रिस्पांस प्रोड्यूस करने में नहीं कैपेबल है, ठीक है, उसकी कैपेबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएस से डिनोट करते हैं, ए प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू इवोक ए रिस्पांस। बाद में क्या होता है कि ऐसा अस्वाभाविक, इसको हम अनकंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको हम तटस्थ उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं या स्वाभाविक उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, तो घंटी की ध्वनि क्या हो गई, तटस्थ उद्दीपक। भोजन आपका क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया आपका, तटस्थ उद्दीपक या उदासीन उद्दीपक, या इसको हम अस्वाभाविक उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंडीशन स्टिमुलस आपका क्या हो गया, तटस्थ उद्दीपक। गामा अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक हिंदी में, और उसके बाद हम इसको कंडीशनड स्टिमुलस के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको CS से डिनोट करेंगे। ए प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू इवोक ए रिस्पांस। लेकिन पहले क्या होता है, पहले घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है, लेकिन जब एक बार अनुबंधन हो जाता है तो घंटी को बजाने पर क्या हो जाती है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो ये क्या बन गया आपका, ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर घंटी क्या हो गई, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, देन कंडीशनड रिस्पांस, द लर्नड रिस्पांस सिमिलर टू द UCR एंड इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो घंटी को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है, इसे हम बोलते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया या कंडीशन रिस्पांस, या तटस्थ, इसको क्या बोलते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, कंडीशनड रिस्पांस। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी इनके प्रयोग से संबंधित। अब हम चलते हैं इनके प्रयोग की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक पहली बार हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग बात करते हैं। बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग में सबसे पहले भोजन कुत्ते को दिया गया, भोजन दिया गया। जैसे कुत्ते को भोजन देखता है, कुत्ते के मुंह में क्या होता है, लार स्रावित होने लगते हैं, यानी सैलेवेशन की क्रिया क्या होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस से आपको अनकंडीशनड रिस्पांस मिल जाता है। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस से आपको अनकंडीशनड रिस्पांस, मतलब आपको क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। कुत्ते ने भोजन को देखा, भोजन से क्या हो गई, कुत्ते के मुंह में लार का आना, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। बट बिफोर कंडीशनिंग अगर बात करें तो यदि आपने घंटी बजाई, कुत्ते के सामने आपने क्या किया, घंटी बजाई, ये घंटी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। क्या है आपका, न्यूट्रल स्टिमुलस। तो घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से कोई भी लार नहीं आती, तो नो कंडीशनड रिस्पांस, यहाँ पर कोई भी अनुबंधित अनुक्रिया नहीं होती है। बट ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान क्या करते हैं कि पहले घंटी को बजाते हैं और घंटी को बजाने के बाद तुरंत खाना आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया बार बार करने पर क्या हो जाता है कि घंटी बजाने पर क्या होता है, कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, घंटी बजाई, खाना दिया, तो खाना आपका क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, मुंह में लार आई, इसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड रिस्पांस। बट आफ्टर कंडीशनिंग, एक बार अनुबंधन हो जाने के बाद आपने क्या किया, घंटी बजाई। क्या किया, घंटी बजाई। अब घंटी की ध्वनि के सुनते ही क्या हो जाएगी, कुत्ते के मुंह में क्या हो जाने की, लार आ जाएगी। तो यहाँ पर घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है, और अनुबंधित उद्दीपक से आपका अनुबंधित अनुक्रिया होती है। तो ये हमारा क्या है, ये पावलाव का प्रयोग है। चलिए इसको एक बार और समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो प्रियर टू लर्निंग, अगर कंडीशनिंग के पूर्व क्या बात किया जाए तो न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी घंटी की आवाज की टोन थी ओरिएंटेड टू साउंड बट नो रिस्पांस। घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती है, तो ये क्या है आपका, नो रिस्पांस। बट आपने क्या किया, फूड यूसीएस, ठीक है, अनकंडीशनड कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका यूसीएस, क्या हो गया, कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आई। ठीक है, कुत्ते के मुंह में क्या आ गया ना, लार का आना। तो यहाँ पर यूसीएस से क्या हुआ आपका, यूसीआर, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, यानी यू। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर कंडीशनिंग, अगर कंडीशनिंग के समय बात किया तो आपने क्या किया, पहले न्यूट्रल स्टिमुलस, घंटी बजाई, घंटी बजाने के कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद आप क्या कर देते हैं, फूड पाउडर, यानी आप फूड क्या करते हैं, कुत्ते के
वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे प्रकार क्या होता है, सलाइवेशन क्या होने लगता है, कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगती है। तो इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग रिस्पांस। देन नेक्स्ट बात करें तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो जाता है, आप घंटी बजाते हैं, कंडीशनिंग स्टिमुलस देते हैं तो कंडीशनिंग रिस्पांस होता है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से आपकी क्या होने लगती है, अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है। तो ये हमारा क्या था, ये इवान पेट्रोविच पावलोव का प्रयोग था। ठीक है, अब चलते आगे बात करते हैं। तो कुछ कंडीशनिंग प्रोसेसेस से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। इसकी हिंदी क्या बोलती कहते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, तो एक बार स्टिमुलस लाइक द सीएस बिकेम एबल टू इवोक द कंडीशनड रिस्पांस। तो क्या हो गया, उद्दीपक सामान्यीकरण कब हो जाता है कि जैसे आपने घंटी बजाई और घंटी बजाने के तुरंत बाद क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, आपने भोजन नहीं दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, घंटी की आवाज आई, लार का क्या हुआ, स्राव हुआ, तो घंटी की आवाज के साथ क्या हो गया, उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, देन आपके बात करते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विलोपीकरण। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में, तो इसका हिंदी में मतलब होता है विलोपीकरण। ठीक है, यदि यूसीएस और सीएस आर नॉट पेयर्ड, यानी आप बार बार क्या कर रहे हो, घंटी ही बजा रहे हो, घंटी के बजाने के बाद आपने 2 बार बजाई, 3 बार बजाई, ठीक है, कई बार बजाई, लेकिन आपने कंडीशन स्टिमुलस, आपने क्या किया था, जो आपका स्वाभाविक भोजन है, ठीक है, आपने उसको नहीं दिया, भोजन आपने नहीं दिया। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस आर नॉट पेयर्ड, तो कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो जाएगा आपका, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप घंटी बार बार बजा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भोजन नहीं दे रहे हैं, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ये जो अनुबंधन हुआ है यूसीएस और सीएस का, ठीक है, घंटी को बजाने पर जो कुत्ता अनुक्रिया कर रहा है, तो कुछ समय बाद इसका क्या हो जाएगा, विलोपीकरण हो जाएगा, या इसका विलीनीकरण हो जाएगा, या ये विलोपित हो जाएगी। देन हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो कुछ समय देखा गया कि अगर आपने, कुछ कुत्ते ने क्या कर दिया कि जब आपने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया, ऐसा आपने कई बार किया, तो जो अनुबंधन बना था, जो कुत्ते ने अनुबंधन सीखा था, वो क्या होता है, वो अनुबंधन फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती। लेकिन ऐसा देखा गया कि एकाएक क्या हो जाता है कि घंटी के बजाने से क्या हो जाता है कि कुत्ते के मुंह में क्या होती है, लार आने लगती है। ठीक है, यानी जो अनुबंधन हुआ था उसको एकाएक क्या आ जाती है, याद आ जाती है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बट ये जो होती है ये क्विकली गोज अवे अगेन। ठीक है, लेकिन बट ये बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ और बात करें तो उद्दीपक विभेदीकरण। अगर उद्दीपक विभेदीकरण की बात करें तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगर इसकी बात करें, एक टर्मिनोलॉजी और है आपकी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका हिंदी क्या हो गया, उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक है, देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या होता है कि घंटी की आवाज से क्या हो जाती है कि कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो घंटी के जैसे अगर कोई और घंटी बजाई जाए तब भी कुत्ते के मुंह में क्या आएगी, लार आएगी। ठीक है, बट उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है कि अगर ये विशेष प्रकार की घंटी ही बजाई जाती है तभी कुत्ते की मुंह में लार आती है, लेकिन अगर और कोई घंटी बजाई जाती है जिसकी आवाज इससे दूसरी है तो क्या हो जाती है, उस कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती। इसे क्या बोलते हैं, उद्दीपक विभेदीकरण। जैसे पहले क्या होता है, शुरुआत में कोई छोटा बच्चा होता है तो वो सभी औरतों को देख के क्या समझता है,
अनुक्रिया करता है, क्योंकि सभी बच्चों को उसे एक समान ही दिखाई देती है। ये क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, बच्चा अंतर करना सीख जाता है कि उसकी माता कौन है, उसकी चाची कौन है, उसकी दादी कौन है। तो ये क्या है? उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक है। उसके बाद समय का जो महत्व होता है, जो समय कारक है आपका, तो समय कारक का मतलब क्या होता है कि जो आप कृत्रिम उद्दीपक दे रहे हैं, जो आप घंटी बजा रहे हैं और जो आप भोजन दे रहे हैं, इसके मध्य जो अंतराल होना चाहिए वो काफी कम समय का होना चाहिए, कुछ सेकंड का होना चाहिए। समय कारक का भी क्या होता है, काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगर ज्यादा समय अंतराल होगा तो अनुबंधन बहुत देर तक नहीं रह पाएगा या अनुबंधन बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं होगा। तो ये हमारा है पावलोव का प्रयोग। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। इसका हम शैक्षिक परिदृश्य में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे देखते हैं। तो पहला जो हो गया, इनफॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों के निर्माण में। जैसे मान लीजिए कोई माता जी है, वो अपने बच्चे को सुबह 5 बजे जगाने की आदत डालना चाहती है। तो माता जी क्या करती हैं, पहले बच्चे के कमरे में जाती हैं, बच्चे के कमरे में जाकर बच्चे को आवाज लगाती हैं, सोहन उठो। उसके बाद क्या करती हैं, उसके कमरे की लाइट ऑन कर देती हैं। तो कुछ समय तक ऐसा करने से क्या हो जाता है, एक अनुबंधन बन जाता है। अब कुछ समय के बाद माता जैसे ही उसके कमरे में जाएंगी, बच्चा 5 बजे जग जाएगा और जैसे माता जी कमरे में जाएंगी, आवाज लगाने से पहले ही बच्चा बोलेगा कि मम्मी हम उठ गए हैं, हम उठ गए हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इनफॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स में किसका प्रयोग होता है, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का। देन हम नेक्स्ट बात करें एराउजल ऑफ फियर, लव एंड जेलसी। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे तो छोटा बच्चा किससे भय करता है, उसको डॉक्टर से भय लगता है, उसको पुलिस से भय लगता है। लेकिन वो जैसे बड़ा होता है, काउंटर कंडीशनिंग होती है, आप उसको बताते हैं कि डॉक्टर से डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमारी मदद करता है, हमारी जान बचाता है। पुलिस क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से इन सारी आदतों को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, इनको दूर करने के लिए हम क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट बात करें टू ट्रेन द एनिमल्स। ठीक है, टू ट्रेन द एनिमल्स होना चाहिए, यहाँ पर ट्रेन लिख गया, सॉरी। टू ट्रेन द एनिमल्स मीन्स जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, आप लोग सर्कसों में देखते होंगे कि हाथी बैट बॉल खेल रहा है, ठीक है, शेर कुछ करतब दिखा रहा है, ठीक है, भालू स्टूल पर बैठ रहा है। तो ये क्या है, ये जो ट्रेन किए जाते हैं जानवरों को, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उनको ट्रेनिंग दिया जाती है, वो किस माध्यम से दिया जाता है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की महत्वपूर्ण होती है। देन नेक्स्ट बात करें थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। पुरस्कार और पनिशमेंट का सिद्धांत भी क्या है, इसी से संबंधित है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यूजफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने में भी क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही प्रयोग किया जाता है। देन यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो अपने हम टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं, वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही क्या है, परिणाम है। ठीक है, जिससे बच्चे में क्या हो जाता है, किसी ऑडियो विजुअल को देख के अच्छे से अनुबंधन बन जाता है और बच्चा काफी अच्छे से सीख पाता है। तो ये क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। क्या, इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, एराउजल ऑफ फियर, लव एंड जेलसी, टू ट्रेन द एनिमल्स, थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यूजफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। देन आप बात करें हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशंस में, क्या मतलब, अंधविश्वासों को दूर करने में भी ये थ्योरी क्या है आपकी, ये जो सिद्धांत है वो सहायक। तो बच्चों में जो अंधविश्वास है वो इसी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेंटल हॉस्पिटल में भी इस थ्योरी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को में आपको हम फिर नए सिद्धांत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स।